नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी समूह के नवोदय टाइम्स की खास पेशकश। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की या तो घोषणा कर चुके हैं या फिर उनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस ने 3-3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समझेंगे क्या है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का गणित। संपादक पंजाब केसरी समूह उत्तराखंड के निशित जोशी जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 3-3 पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं। गणित क्या कह रहा है? देखिए साहब, जिस तरह से इस समय कांग्रेस के हालात हैं और बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस में चल रही है, तो हालात तो आप भी जान रहे हैं कि शायद वॉकओवर देने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। मुझको ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी 2 सीटें बीजेपी ने नहीं अनाउंस की हैं, हरिद्वार और पौड़ी, और 3 अनाउंस कर दी हैं। नैनीताल में जो एमपी थे अजय भट्ट को ही रखा है, अल्मोड़ा में जो एमपी थे अजय टम्टा जी को ही रखा है, और टिहरी में जो एमएलए हैं एमपी हैं, सांसद हैं, उनको ही रखा है, माला राजलक्ष्मी। अब कांग्रेस तब से इंतजार कर रही थी, कांग्रेस में उठापटक चल रही थी। इस बीच कई लोग कांग्रेस छोड़ के भाग इधर उधर भी चले गए, और मनीष खंडूडी जो पिछले बार पौड़ी से लड़े थे वो भी चले गए। अब पौड़ी में इन्होंने दिया है गणेश गोदियाल जी को। गणेश गोदियाल जी एक फाइट तो दे पाएंगे, सवाल है वहाँ पे बीजेपी किसको अनाउंस करती है, उसके बाद ये चीज़ें तय हो जाएंगी। इसी तरह से बात आ रही है कि टिहरी में इन्होंने जोत सिंह गुनसोला जी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, और जोत सिंह गुनसोला संभवतः मसूरी से एक बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन क्या जोत सिंह जी उस तरह से फाइट दे पाएंगे? संसाधनों से, पैसों से बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी ने बहुत पहले से काम चालू कर दिया है। तीसरी सीट जो अनाउंस हुई है वो अल्मोड़ा की हुई है, प्रदीप टम्टा जी। प्रदीप टम्टा 2 बार चुनाव हार चुके हैं और कुल मिला के संसाधनों की जो कमी है उनको इस बार फिल खलेगी, और अजय टम्टा लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, प्रदीप उतना समय नहीं दे पाए हैं। ये भी अब लोगों को टच करने लग गया है। इसमें सर अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी कि कौन सांसद कितनी अपनी सांसद निधि खर्च कर चुका है। उसमें सुरक्षित सीट से जो सांसद हैं अजय टम्टा, वो अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि क्षेत्र में खर्च की है। तो लगता है वो एक्टिव हैं और पहले ही जिस तरह से टिकट घोषित हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं सब चीज़ों का उसमें असर देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर अपने अजय टम्टा जी लगातार क्षेत्र में, मोदी जी ने जब से कहा कि सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उत्तराखंड में शायद सबसे ज़्यादा ये काम कोई अगर उसने किया है दैट इज़ अजय टम्टा। अजय टम्टा ने ईमानदारी से निभाया है। अजय भट्ट भी जाते रहे हैं क्योंकि मंत्री पद उनके पास था, इसलिए उतना समय नहीं दे पाए। लेकिन पौड़ी में 2 लोगों ने गतिविधियाँ बहुत बढ़ा रखी थी। अनिल बलूनी किसी न किसी तरह टच में रहते थे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आते जाते रहते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी हरिद्वार में भी गतिविधि बहुत बढ़ाई है। तो मुझको लगता है कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहीं ऐसा नहीं हरिद्वार चुनाव लड़ा दिया जाए। और अभी जानकारी आ रही है कि आज वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं खानपुर से, उमेश शर्मा, वो मिले हैं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से। आज तो फूलों का आदान प्रदान हो गया है, हो सकता है कि सीट का आदान प्रदान ना हो जाए, तो ये भी एक वॉकओवर मिल जाएगा। जी, तो मतलब सर 5 सीटों में से जो 3-3 टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तक की स्थिति बीजेपी के पक्ष में आ रही है, जो माहौल बन रहा है। निश्चित तौर पे गणेश गोदियाल भी उस तरह के फाइट नहीं दे सकते हैं पौड़ी से। जी, तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि शायद इस बार कांग्रेस ने अपनी इन फाइटिंग, कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे साहब हम आपस में लड़ना बंद करते तो तब चुनाव लड़ें। आज ही एक दीपक बलूटिया हल्द्वानी से चले गए बीजेपी में, और अभी कोई बता रहा था बहुत तेज तर्रार नेता हैं कांग्रेस की, महिला नेता है, कोई पाल है, गीता पाल, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो छोड़ के चली गई। तो इस समय तो
जैसे नदियां समुद्र को जल दे रही है ना, वैसे ही कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी को लोग दे रही है। तो सर इसके पीछे हम समझना चाहेंगे और शायद दर्शक भी समझना चाहेंगे कि इस भगदड़ के पीछे का असल कारण क्या है। क्या मोदी फैक्टर काम कर रहा है या प्रदेश सरकार जो तमाम कार्य कर रही है तो सीधे हैट्रिक लगाने की मूड में आ चुकी है? नहीं, ये इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो मोदी फैक्टर तो है ही है, उसके अलावा मोदी ने जितने वायदे किए थे, चाहे वो 370 हो, चाहे आपका सीए हो, चाहे राम मंदिर, उनको पूरा कर लिया। और शायद मैं स्टेट की अगर बात करूं, स्टेट का बहुत असर पड़ता है, तो पहली बार उत्तराखंड को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है, क्विक एक्शन लेता है। उत्तराखंड भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था, नकल होती थी, लोग ज्वाइन करते थे, कोई भी मुख्यमंत्री एक्शन नहीं लेता था। पहली बार नकल कराने वाले पूरे माफिया को जेल भेजा। नकल विरोधी ऐसा कानून आया जो केंद्र ने भी बनाया। यूसीसी वायदा किया कराया, इन्वेस्टर समिट हुआ, 3.5 लाख का उनका एक एमओयू हुआ है, लेकिन 70,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसी तरह अभी हल्द्वानी में बनफूरपुला में दंगा हुआ, दंगाइयों के खिलाफ बहुत कड़ा कानून आया। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा सीएम आया है जैसे सीएम की उत्तराखंड को शुरू से थी जरूरत। अगर ये सीएम पहले आ जाता तो शायद उत्तराखंड आज विकसित राज्य में खड़ा होता। तो सर माना जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता सौंपी गई, उसके बाद उन्होंने बड़े फैसले लिए, चाहे उसमें नकल विरोधी कानून हो, दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो, और जो एक सबसे बड़ा फैसला है जिसकी देश भर में चर्चा, यूसीसी को कितना इंपॉर्टेंट आप इस पूरे उसमें मान रहे हैं चुनाव की दृष्टि से? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी से सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूसीसी से एक हिंदू वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। यूसीसी के लिए मुस्लिम महिलाएं उसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ क्रिश्चियन सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो सिर्फ सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लोग स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि एक देश में रहना, सबको समान अधिकार मिलेंगे, कौन नहीं चाहेगा। और जो महिलाएं, एक और चीज, 3 तलाक वाला जो मोदी जी ने किया है, तो महिला शक्ति, श्रमिक किसानों के लिए पेंशन दिया, और उत्तराखंड ने इन चीज को लागू किया। और उत्तराखंड में महिलाओं को जोड़ने के लिए लखपति बहना योजना आई, लखपति दीदी योजना आई। तो क्या महिलाओं पे कितना असर है। एक तरफा महिला जो है इधर खड़ी हुई है, यूथ इनके साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस संसाधन विहीन है, लगभग नेता विहीन और कार्यकर्ता विहीन हो जा रही, लड़ेगी कैसे? तो ये तो वॉकओवर दे दिया है, ये तो 5 सीट थाली में सजा के दे दी गई है कि तुम लो। चलिए सर, इसमें अगर वॉकओवर की आप बात कर रहे हैं, 2 सीटें दोनों ही दलों की तरफ से पेंडिंग है। बीजेपी की बात की जाए पौड़ी हरिद्वार, कांग्रेस की बात की जाए तो नैनीताल और हरिद्वार। तो क्या लगता है दोनों दल एक दूसरे के कैंडिडेट परख रहे हैं या अपने आत्ममंथन कुछ चल रहा है कि किसको उतारे किसको ना उतारे? देखिए, बीजेपी तो अपना डिसाइड कर चुकी है कि किसको देना है क्या नहीं देना है। कांग्रेस में अभी हिच चल रही है। कांग्रेस में जैसे मैं हरिद्वार की बात कर रहा था, उमेश कुमार लगे हुए हैं, बहुत हरीश रावत जो पार्टी तो को भूल गए, वो परिवार मोह में ऐसे फंस गए हैं जैसे लालू यादव और मुलायम सिंह नहीं थे, परिवार मोह वाले हो गए हैं। जैसे सोनिया गांधी अपने पुत्र और पुत्री मोह से नहीं निकल पा रही हैं, तो सोनिया का अनुसरण कर रहे हैं। वो कहते हैं असली कांग्रेसी मैं हूँ, नेहरू जी ने जो किया अपनी बेटी को बनाया, तो मैं भी अपनी बेटी को बना रहा हूँ। मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तो नेहरू गांधी खानदान का अनुसरण कर रहा हूँ। ये हंसी मजाक में बात कह भी देते हैं ये हरीश रावत। तो सर अगर संगठनात्मक देखा जाए तो बीजेपी कितनी मजबूत चल रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी में रोजाना ही कोई ना कोई बड़ा चेहरा अन्य दलों का शामिल हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो। बीजेपी कितना मजबूत है ग्राउंड स्तर? देखिए, कोई अगर अनहोनी न हो तो बीजेपी ने जगह जगह कार्यालय खोल लिए, प्रचार सामग्रियां पहुंच गई, बूथ से लेके वहां तक के अरेंजमेंट कर लिए। उनके कार्यकर्ता सब जगह एक्टिव हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो वहाँ जा रहे हैं, या जिनको इशारा हो गया कि जाओ भाई आप एक्टिव हो जाओ। इसका अर्थ बीजेपी ने बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर दी थी। और मैं अगर कहूँ कि चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर चुनाव के मोड में आ जाती है। बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। कांग्रेस को एक हो गया है, यार हम तो इतने साल राज कर चुके हैं, लोग आएंगे उनसे नाराज होंगे तो हमको देंगे, किस्मत के भरोसे बैठे हैं। तो किस्मत क्या करेगी? तो सर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण महारा के हाथों में कमान है, लेकिन जो चर्चाएं होती हैं वो हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गुटबाजी की ज़्यादा होती है। वो लगता है वो कितना डेंट डाल रही है या डैमेज कर रही है? देखिए अजीत जी, बेचारा करण मेहरा करेगा, मेहनत करता है कांग्रेस में, इतने बड़े बड़े वो बाहर जाएगा बाल्टी से केकड़ी की तरह, हरीश रावत, कहीं प्रीतम सिंह, कहीं, और कांग्रेस में एक आदमी मजबूत था, वो था हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत अगर खड़ा होता तो लड़ाई दे सकता था, वो फंस गया है पाखुर प्रकरण में। और यशपाल आर्या और प्रीतम सिंह और हरीश रावत तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस पार्टी में लोग पहले ही हाथ खड़ा कर दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस पार्टी का मानसिक स्तर क्या होगा, उसके कार्यकर्ताओं का संबल कितना गिर चुका होगा। गिरे संबल से आप कैसे चुनाव जीत सकते हो? आप तो फाइट करने को भी तैयार नहीं हो। सर, अभी हालिया चुनाव की अगर बात की जाए तो मोदी की गारंटी काफ़ी चर्चा में है, राष्ट्रीय स्तर पे भी, उत्तराखंड के स्तर पे भी। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस ने भी 5 गारंटी यहाँ पर लॉन्च की कि हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, कानून व्यवस्था का उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगे। गारंटी वर्सेस गारंटी, इसको किस तरह से देखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्वसनीयता कायम की है। लोग ये मान के चलते हैं कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मोदी की गारंटी चल रही है। उन्होंने अगर कहा कि लड़कियों को हम शिक्षा के लिए सुविधाएं देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कहा कि गरीबों को छत मिलेगी तो छत के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, यानी सबको एक बराबर मिले, जो गरीब है उस दायरे में आता है। गरीबी मापदंड होना चाहिए, गरीबी मापदंड होना चाहिए। अब मोदी को कह दिया कि साहब मोदी जी तो उनका कोई परिवार नहीं है, तो मोदी ने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है। जो पूरे भारत के एक एक नागरिक को अपना परिवार मानता है और उसी तरह बिहेव करता है, तो भाई साहब फिर उसकी गारंटी तो सब मानेंगे ना। मोदी जी इस देश के मुखिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, और तकलीफ ये होती है कि सोनिया जी एक व्यक्तिगत 2 बच्चों की मां की तरह बिहेव करती हैं। ये फर्क है जी। सर, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रत्येक जनपद में लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं, नारी शक्ति सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी भीड़ भी दिख रही है, काफ़ी महिलाएं काफ़ी मात्रा में उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। ये चुनावी दृष्टि से देखा जा रहा है या किस तरह से इसके इम्पैक्ट आने की उम्मीद है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पुष्कर सिंह धामी जब से सीएम बने हैं, वो जहाँ भी जाते हैं रात्रि विश्राम करते हैं, वो चुपके से अकेले नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं, कई बार बिना सिक्योरिटी के निकल जाते हैं, लोगों से हालचाल लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। अगर उत्तराखंड के या पूरे देश के एमपी और एमएलए जनप्रतिनिधि ऐसा करें, उनके पास फीडबैक आएगा। ये जो लोग हैं, ये तो मोदी के और धामी के, उत्तराखंड में मोदी और धामी के कंधे पे चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि त्रिवेंद्र रावत को मैंने देखा बहुत एक्टिव रहे हैं, और निशंक जी भी अपने क्षेत्र में आते जाते थे। रमेश पोखरियाल निशंक का कुछ अलग ऐसे कारण है कि वो अब एकदम किनारे हो गए हैं। तो मोदी के नाम पे ही पूरा ये चुनाव होगा, और मेरे ख्याल से जो 400 पार की बात कह रहे हैं, तो मैंने आज से 1 साल पहले एक डिबेट में कहा था कि 400 पार, तो अब 400 पार की बात हो रही है, तो मोदी जी को 5 सीट यहाँ से मिलेंगी, 80 यूपी से मिलेंगी, मोदी के नाम पे मिलेंगी जी। और साउथ में भी उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है। और उत्तराखंड में जो कानून बने हैं ना, चाहे नकल विरोधी बने हो, चाहे यूसीसी बनी हो, उसका भी पूरे देश के लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये श्रेय जाता है पुष्कर सिंह धामी को। मतलब माना जाए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। जी साहब, पुष्कर सिंह धामी मेरे ख्याल से एनडी तिवारी, केसी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद कोई अगर उत्तराखंड से बहुत ऊपर उभर के निकल रहा है तो पुष्कर सिंह धामी निकल रहा है। पुष्कर सिंह धामी से मुझको काफ़ी उम्मीदें भी है फ्यूचर में, क्योंकि अभी उनके पास उम्र भी है, और मुझको लगता है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा नेतृत्व जाएगा, क्योंकि पुष्कर डिसीजन तुरंत लेते हैं जी। दूसरा, उनके दोस्ती निभाने का जज्बा बहुत बड़ा है, चीज़ों को पहचानते हैं। पुष्कर अगले क्षण में क्या डिसीजन लेंगे कोई नहीं बता सकता, उनका दाया बाया भी नहीं बता सकता। सर, जो एक डबल इंजन की बात होती है, हर बार चुनाव से वो डबल इंजन की बात होती है कि डबल इंजन है, उसका फायदा लग रहा है ग्राउंड पर मिल रहा है उत्तराखंड को? सामने है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है।
चूहे के बिल में पानी डाल दो, तो बिल में पानी डाल दिया गया, भाग रहे हैं सब। सुरक्षित जगह उनको बीजेपी दिख रही है, हम क्या करें। तो सर बीजेपी ने तो सीधे कहा है कि भाई दरवाजे मतदान से एक दिन पहले तक खुले हैं। लगता है अभी और बड़े चेहरे भी बीजेपी कांग्रेस इसीलिए तो टिकट नहीं दे रही थी। कांग्रेस को अभी डर है कि भगदड़ ज़्यादा ना हो जाए, और निश्चित तौर पे मानिए कि उत्तराखंड में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे। जी। तो सर अब ये जो बची 2 सीटें हैं, इनका क्या होने जा रहा है? इसका तो ऐसा टिकट देने वाले तो वो हैं, हम तो कयास लगा सकते हैं। तो कयास में अगर उमेश कुमार से दोस्ती की है शैलजा ने, तो इसका अर्थ ऊपर से कुछ हरी झंडी होगी। हरिद्वार में इनको पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। उमेश थोड़ी बहुत फाइट तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उमेश फाइट देने आएंगे, उमेश की दूसरी फाइलें अगर खोल दी ईडी और सीबीआई ने, तब क्या होगा? तब तो वैसे ही लाले पड़ जाएंगे जैसे इसके पड़े हुए हैं हरक सिंह रावत के। निशीथ जोशी सर ने काफ़ी बारीकी से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है, और जिस तरह से 5 लोकसभा सीटों में से केवल अभी दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो मुख्य धारा की फाइट में नजर आने वाले हैं, भाजपा कांग्रेस ने 3-3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही 5 सीटों पर सभी कैंडिडेट मौजूद होंगे, और जिस तरह की फाइट धरातल पर देखने को मिल रही है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ हैट्रिक लगाने की स्थिति में मौजूद नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का भी साफ कहना है कि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर इन 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी के खिलाफ जाने का काम करेंगे, और बीजेपी के जो तमाम वादे दावे हैं वो धरातल पर कितने हकीकत का रूप ले चुके हैं, इसको लेकर भी एक पोल खोलने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है, जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है अन्य दलों में, सीधे तौर पर बीजेपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो काफ़ी रोचक होगा। दोबारा मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।